काबुल से लेकर गजा और इस्लामाबाद तक आज बड़े मोर्चे गर्म हैं। भारत ने लिया ऐसा फैसला जो तालिबान के लिए भी चौंकाने वाला है। गजा में 2 साल पुराने जंग के बाद अब पहली बार सन्नाटा उतरने की उम्मीद दिखी है और पाकिस्तान में एक बार फिर सड़कों पर उबलता गुस्सा है। और भी कई बड़ी खबरें। आदाब, नमस्कार। आज है 10 अक्टूबर 2025 में अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती है देश विदेश की बड़ी खबरें, कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला, जहां भारत ने अफगानिस्तान में एक नया अध्याय खोल दिया है। भारत और अफगानिस्तान नई दिल्ली में आज हुई एक ऐतिहासिक मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी आमने सामने आए और इसी मीटिंग में जयशंकर ने ऐलान किया, भारत अब काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को दूतावास के स्तर पर अपग्रेड करेगा। यानी अब भारत का आधिकारिक एम्बेसी फिर से काबुल में खुलेगा। यह वही दूतावास है जो अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद बंद कर दिया गया था। जयशंकर मुत्तकी से कहा, भारत अफगानिस्तान के लोगों का शुभचिंतक है और उनकी तरक्की में गहरी दिलचस्पी रखता है। उन्होंने आगे कहा, पहलगाम हमले के बाद अफगानिस्तान ने जिस संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया, हम उसकी सराहना करते हैं। भारत ने साफ किया कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता, अखंडता और स्वतंत्रता के साथ खड़ा रहेगा। यह भी बताया गया कि भारत की कुछ कंपनियां अफगानिस्तान में खनन प्रोजेक्ट शुरू करने को तैयार हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमीर खान मुत्तकी संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में शामिल है और उन्हें भारत आने की इजाजत ऊन सिक्योरिटी काउंसिल ने सिर्फ 9 से 16 अक्टूबर तक दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुत्तकी आगरा और देवबंद भी जाएंगे, जहां वे भारत में रह रहे अफगान नागरिकों से मुलाकात करेंगे। यह पहला मौका है जब तालिबान सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री भारत आया है। भले ही भारत ने तालिबान को औपचारिक मान्यता अभी तक नहीं दी है, लेकिन दूतावास दोबारा खोलना एक बड़ा राजनयिक संकेत है। अगली खबर, गजा में युद्ध विराम की तैयारी। इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते को मंजूरी मिल चुकी है और शनिवार सुबह से गजा में औपचारिक युद्ध विराम लागू हो जाएगा। समझौते के पहले चरण के तहत 72 घंटे के भीतर बंधकों की रिहाई की जाएगी। इनमें तकरीबन 20 इस्राएली बंधक जिंदा माने जा रहे हैं। इसराइल इसके बदले सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को जेल से छोड़ेगा। प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए कहा, यह समझौता उनके प्रयासों से ही संभव हुआ। लेकिन नेतन्याहू पर आलोचना भी हो रही है कि उन्होंने इस जंग को राजनीतिक फायदे के लिए लंबा खींचा। हमास के नेता खलील अल हया ने दावा किया, हमें अमेरिका और अन्य मध्यस्थों से गारंटी मिली है कि यह युद्ध अब खत्म हो गया है। गजा में कई जगहों पर लोग सड़कों पर निकले, बच्चों ने झंडे लहराए, लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। लेकिन उसी खुशी के बीच एक बेचैनी भी है, क्योंकि इस्राएली सेना ने कुछ इलाकों से वापसी तो शुरू की है, मगर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां अब भी तैनात है। गजा सिटी के बाहरी इलाकों में लोग कहते हैं कि अभी भी गोलाबारी रुक रुक कर जारी है। उत्तर और दक्षिण गजा के कई हिस्सों में शुक्रवार को भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। लोग अब भी डरे हुए हैं कि यह शांति असली है या कुछ दिनों की राहत मात्र। अगली खबर, पाकिस्तान में इंटरनेट बंद, सड़कों पर हंगामा। उधर पाकिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के विरोध प्रदर्शन की वजह से राजधानी इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने आदेश दिया है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नेटवर्क अनिश्चित काल के लिए निलंबित रहेगा। TLP ने 10 अक्टूबर को एक बड़े विरोध मार्च का ऐलान किया था और इसी के बाद हालात काबू से बाहर जाने लगे। रावलपिंडी प्रशासन ने 11 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी है, यानी किसी भी तरह की भीड़ या प्रदर्शन पर रोक। पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। शहर के सभी प्रवेश मार्ग बंद है और इस्लामाबाद प्रशासन ने सुरक्षा बलों को तैयार रहने का आदेश दिया है। मकसद, राजधानी को किसी भी धार्मिक या राजनीतिक उथल पुथल से बचाना। अगली खबर, चीन का नया नियंत्रण। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स और हाईटेक उत्पादों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के निर्यात पर और कड़े नियंत्रण लगा दिए हैं। यह ऐलान ऐसे वक्त पर हुआ है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता अभी जारी है और इसी महीने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने की उम्मीद है। लेकिन इस घोषणा ने उस मीटिंग से पहले ही तनाव की बुनियाद डाल दी है। दुनिया के करीब 90% रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग आज चीन में होती है, यानी सोलर पैनल, स्मार्टफोन, विंड टर्बाइन या इलेक्ट्रिक कार। जो भी हाईटेक चीज आप देखते हैं
उसमें चीन का हिस्सा लगभग तय है। अब चीन ने कहा है, कोई भी कंपनी अगर बिना हमारी मंजूरी के रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी शेयर करेगी या विदेशी साझेदारी में काम करेगी तो सख्त कार्रवाई होगी। पहले यह सिर्फ एक गाइडलाइन थी, लेकिन गुरुवार को चीन ने इसे कानूनी रूप से लागू कर दिया है। यानी अब यह सिर्फ नीति नहीं बल्कि कानून बन गया है। ऐसी ही सटीक और गहराई वाली खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ग्लोबल आवाज पर आपको मिलती है देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। अलविदा, खुदा हाफिज। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।